हेलो नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। पिछले कुछ वक्त से हमने देखा कि स्किन केयर का ट्रेंड लोगों के अंदर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। स्किन केयर के स्पेसिफिक स्टेप्स को लोग बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। लेकिन ये स्किन केयर क्यों इतना ज़रूरी होता है और क्या होता भी है? इस पर एक विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है डॉक्टर सीमा ओबेरॉय लाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, सीके बिरला हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, हमारे शो में। Hello, thank you so much. डॉक्टर, लेट्स लाइक बिगिन विद द मोस्ट बेसिक थिंग। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि स्किन केयर किस तरह यंगस्टर्स में, और ना सिर्फ यंगस्टर्स में बल्कि एक सीनियर एज ग्रुप में भी काफ़ी तेज़ी से फैला। और लोग पर्टिकुलर स्टेप्स को लेके काफ़ी कॉन्शियस हुए कि क्लेंजिंग करनी है, फिर एसपीएफ लगाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। तो आई वांट टू नो कि स्किन केयर क्यों ज़रूरी है, और मतलब क्या ये सच में ज़रूरी है भी? डेफिनेटली स्किन केयर हमेशा से था और हम सब लोग जाने अनजाने में अपनी स्किन का ध्यान हमेशा से ही रखते आए हैं। बट अवेयरनेस बढ़ गई है क्योंकि ईज़ ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, इतना सब कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। तो सब लोग एक जिसे कहते हैं ना फोमो, कि हम मिस ना कर रहे हों तो कर रहे हैं। और किस एक्सटेंट तक कर रहे हैं और क्या एडिशनल कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स हम अपनी कॉन्वर्सेशन में अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट फेस को सिंपली धोना, उसको मॉइस्चराइज करना, चाहे वो पहले सिर्फ ऑयल्स से करते थे और अब हम अलग अलग तरह के मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, या धूप से बचाना शुरू से ही चलता आया है। तो स्किन केयर ज़रूरी है बिकॉज आई वुड से कि स्किन इज़ द मोस्ट विजिबल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट और मोस्ट विजिबल। तो हमारी हेल्दी स्किन डेफिनेटली हमारी सोशल इंटरैक्शंस में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। इससे पहले कि हम अपना मुंह खोलें, कुछ बोलें, स्किन सबसे पहले दिखती है। तो डेफिनेटली हम पब्लिक डीलिंग ज़्यादा करते हैं आजकल। सब लोग के पास फ़ोन है, कैमरास हैं, आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं, तो आप अपने आप को पहले सिर्फ मिरर में दिन में 1, 2, 3 बार देख लेते होंगे। आप अपने आप को हरदम देखते रहते हैं अपने फ़ोन करेक्ट। पे। तो जब हरदम देखेंगे तो आप अपने साथ, अपनी स्किन के साथ बहुत क्रिटिकल हो जाते हुँ। हैं और कई बार सीरियसली पेशेंट्स काफ़ी डिमांडिंग हो जाते हैं स्किन की हेल्थ के लिए, नहीं अपनी फीचर्स के लिए, कॉन्टूर्स के लिए, जो कि शायद वैसे कभी नोटिस ना भी किया हो। क्योंकि आपने ये बताया कि किस तरह पिछले कुछ वक्त में हमारा तरीका बदल गया है स्किन केयर का, राइट? कि जैसे पहले लोग तेल इस्तेमाल करते थे, अब मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें से एक है विटामिन सी, एग्री। नायासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। तो मैं एक-एक लाइन में समझना चाहती हूँ, लाइक विटामिन सी क्यों रिक्वायर्ड होता है? विटामिन सी खाने में तो हमेशा से यूज़ होता है, लेकिन टॉपिकल एप्लीकेशन में, जिसको कि हम सीरम या क्रीम्स के रूप में लगाएं, एक बहुत चैलेंज था शुरू में, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, तो हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होती है। अच्छा। बट ओवर ईयर्स न्यूअर मॉलिक्यूल्स और न्यूअर टेक्नोलॉजी के साथ में इस मॉलिक्यूल को ऐसे टैप किया गया है, क्योंकि ये एसिडिक होता है। इसका जो एक्टिव कंपोनेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड, वो लो पीएच पे, यानी कि 3.5 पीएच से कम में, जिसमें कि एसिडिक मात्रा ज़्यादा करेक्ट। होती है, हुँ। उसको हम स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करा पाए हैं। तो उससे हम लोग विटामिन सी को एग्जैक्ट स्किन में जहाँ उसकी ज़रूरत है पहुँचा पाते हैं। तो इसकी मेन बेनिफिट एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि जो फ्री रेडिकल डैमेज हमारी स्किन में जनरल एक्सपोजर से चलता है, जैसे कि धूप से, सन एक्सपोजर से, पॉल्यूशन से, स्मोकिंग से, वो फ्री रेडिकल्स यानी कि छोटे छोटे चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारे सेल्स के अंदर घुस के उसको डिस्ट्रॉय करने में, उसकी कोलेजन ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो इस फ्री रेडिकल्स को विटामिन सी रोकता है। तो एक तो इसका ये इनडायरेक्ट हमारा स्किन हेल्थ पे आ गया, और ये चीज़ उसकी एंटी एजिंग इफेक्ट में भी हेल्प करती है, क्योंकि स्किन की सेल की एजिंग जल्दी होती है अगर उसमें फ्री रेडिकल डैमेज हो। अच्छा। इसी तरह से ये फाइबर्स, कोलाजन, इलास्टिन फाइबर्स बनाकर स्किन को फर्म करने में हेल्प करता है।
और साथ ही साथ पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। इनफैक्ट एज अ पिगमेंटेशन एजेंट तो ये कई सालों से, बहुत पहले भी एज अ विटामिन सी नहीं, बट एक नींबू के रस के या संतरे के हाँ, छिलके की करेक्ट। तरह उसकी लेमन को सुखा के आप, हमको सबको पता है कि घर पे आर ग्रैंड मदर्स वुड ऑफ मेक कोर्स, अ फेस मास्क या कुछ बना लेते थे। इवन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंग, तो हम लोग क्या करते थे कि ऑरेंज पील्स होते थे हाँ, या लेमन होता था, तो उसके पानी, उसके जो रस है उसको अच्छे से स्क्वीज करके फिर उसको फेस पे लगाना। फेस पे लगाते थे। टमेटोज होते थे, उसको फेस पे लगाना कि लेट्स ट्राई कि आज हमारा फेस कुछ अलग तरीके से हाँ, ग्लो करेगा। सो इंस्पिरेशन वहीं से आई है, जस्ट दैट अब बिकॉज इतनी टेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर रिसर्च अवेलेबल है, तो उसमें से जैसे अब एल एस्कॉर्बिक एसिड है, वो विटामिन सी का सबसे बेनिफिशियल फॉर्म है, हम्म। और उसको कैसे स्किन के अंदर घुसाना है वो रिसर्च आई है, तो वी आर एबल टू गेट मोर बेनिफिट, हम उसी चीज़ से और अच्छा बेनिफिट पा पाते हैं। और दूसरा नायासिनामाइड, व्हाई वो इट्स इम्पोर्टेंट? देखिए, नाइसिनामाइड मॉलिक्यूल बहुत ही सालों से मुझे, लाइक मैं 2001 से डर्मेटोलॉजी पेशेंट्स देख रही हूँ, और ये मॉलिक्यूल जैसे कहते हैं ना, एक साइडी कैरेक्टर होता है किसी, जो एक्स्ट्राज होते हैं फिल्म में, उस हाँ। तरह से शुरू से है ये। अच्छा। इनफैक्ट बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी है, बट अभी बेसिकली इतनी सारी रिसर्च, और एज हमने डिस्कस किया कि इतना सारी मॉलिक्यूल्स के बारे में जब रिसर्च होती है तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर भी बहुत फोकस आया है। ये जैसे विटामिन सी एंटी एजिंग का काम करता है, वो तो करता ही है, ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को हटाना और स्कैवेंज करना, बट ये साथ ही साथ स्किन की डीएनए रिपेयर में भी हेल्प करता है। अच्छा। हाँ, तो एजिंग एडिशनली इम्प्रूव करती है। इसी तरह से ये आपके स्किन का बैरियर इम्प्रूव करता है। हमारी स्किन बहुत कई बार पोरस हो जाती है, ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, कुछ भी अंदर घुस सकता है, एलर्जी कर सकता है, और अगर स्किन पोरस होगी, उसके छिद्र खुले हुए होंगे, तो उसमें से पानी बहुत जल्दी या मॉइस्चर इवेपोरेट कर जाता है। करेक्ट। सो ये स्किन में सेरामाइड्स की कॉन्सेप्ट, सेरामाइड्स भी बहुत पॉपुलर है आजकल, तो ट्रू। ये नेचुरल सेरामाइड्स की प्रोडक्शन बढ़ाता है। साथ ही साथ स्किन के जो सेल्स होते हैं, उनकी मैच्योरिटी साइकिल को, केराटिनोसाइट स्किन सेल्स की मैच्योरिटी को रेगुलराइज करता है, जिससे कि स्किन बैरियर स्ट्रांग हो जाता है। तो ये इनडायरेक्टली इसके टेक्सचर में हेल्प कर रहा है हमारे स्किन के। इसी तरह से पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है। एक्ने मार्क्स वगैरह जो हो एक्ने जाते मार्क्स में, हैं। स्पेशली एक्ने में जो रेड ब्लॉची मार्क्स ट्रू। होते हैं, बिकॉज इसका फ्लशिंग और रेडनेस से, इसका एक कंपोनेंट होता है नाइसिन, बेसिकली विटामिन B3 डेरिवेटिव है। ओके। तो एक इसका डेरिवेटिव होता है निकोटिनिक एसिड, जो हम्म। हम यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली में नाइसिनामाइड है। हम्म। ये निकोटिनिक एसिड बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्लशिंग करता है, और इसको हम इसलिए नॉर्मल स्किन केयर में यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा। सो इंस्टेड नाइसिनामाइड हमें सारे बेनिफिट्स दे देता है नाइसिन के, हम्म। विदाउट द फ्लशिंग प्रॉब्लम कि भाई रेड और हम्म। ब्लांचिंग ज़्यादा हो रही है। तो एक तरह से ये अभी तक मूवीज के साइड कैरेक्टर की तरह था, जो अब मेन कैरेक्टर रोल में हाँ, आ गया लेकिन है। अभी भी आई वुड से कि ये, इसको हम एक नाम दे सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। नन। मतलब हम ये सोचे कि हमने, ये तो बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग भी हो गई, कलर भी इम्प्रूव कर हम्म। गया, रिंकल्स भी चले गए, और ग्लो भी आ गया, बैरियर और हाइड्रेशन भी हो गया। तो ये एज अ एडिशनल प्रोडक्ट अच्छा काम करता है, बट अगर हम सोचे कि हमारी स्किन के रिंकल्स इसी से चले जाएंगे, या हमारे जैसे कोई झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, या बहुत एक्नी है, वो सब इसी से ठीक हो जाएगा, तो नहीं, बट ये एडजंक्ट की तरह अच्छा काम कर मतलब सकता है। आपको इसके साथ कुछ ना कुछ पेयर करना जरूरी हाँ, है, सो दैट हाँ, कि इसका बेस्ट इम्पैक्ट हाँ। सामने आए। हम एक बार मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर लेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि किसको कहाँ कैसे लगाना ठीक है। है। इसके बाद मेरा जो, मैं सबसे ज़्यादा हमने मार्केट में मैंने जिसको एडवर्टीज़ होते हुए देखा है, सबसे ज़्यादा मैंने आई थिंक मैक्सिमम एड्स या मैक्सिमम सीरम्स या मैक्सिमम लोगों के पास मैंने जो प्रोडक्ट देखा है, वो विटामिन सी के बाद होता है हाइलुरोनिक एसिड। तो मतलब वो ये कैसे काम करता है? देखो, हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली अभी पॉपुलराइज हुआ है स्नेल म्यूसिन के कारण। सो ओके। पीपल व्हाट? यूज दैट्स म्यूसिन प्रोडक्ट फ्रॉम स्नेल, अच्छा। ओके। मोस्टली थ्रू द कोरियन products which have got हम्म। I deal with so many young kids, teenagers, 20s 30s people ना, they come up and tell us, and then we also have to dig, हम देखते हैं क्या कर रहे हैं ये, इसमें है क्या exactly.
सो hyaluronic एसिड हमारी बॉडी में बहुत सारी मात्रा में होता है. वी हैव अबाउट 15 ग्राम्स ऑफ hyaluronic एसिड. विद हमारी इन आवर स्किन, बॉडी। हाँ, स्किन में होता है, आईज में होता है, बोन्स के जॉइंट्स में, कार्टिलेज वगैरह में होता है, और इसमें से 1/3 हमारी स्किन में ही होता है. ओके। और hyaluronic एसिड एक बंच होता है शुगर मॉलिक्यूल्स का, जो कि बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि वो वाटर एब्जॉर्ब करता है. अच्छा। अगर हम 1 ग्राम hyaluronic एसिड लें तो उसमें करीब करीब 6 लीटर्स ऑफ पानी एब्जॉर्ब हो सकता है. ओके। हाँ, वाओ। जैसे स्पॉन्ज की तरह होता है ये. तो ये हाँ। जब हमारी बॉडी में बेसिकली वॉल्यूम देने के लिए काम आता है, ल्यूब्रिकेशन, जैसे जॉइंट्स के लिए भी कई बार प्रिस्क्राइब किया जाता है. जो आईज के अंदर विट्रस ह्यूमर होता है उसका टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए. स्किन में भी वो बेसिकली हमारी डर्मिस में, जो नीचे की लेयर होती है स्किन की, दोनों जगह होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस में वो यूजुअली हमारे फाइबर्स के साथ, इलास्टिक कोलाजन फाइबर्स के साथ मिलकर एक बेसिकली जिसे कह सकते हैं कि एक ग्राउंड सब्सटेंस बना देता है जिसमें ये सब चीज़ें तैर रही होती हैं. अच्छा। सो इट गिव्स स्ट्रक्चर, it gives shine, it gives volume, and it plumps up the skin. ओके। But हम कहेंगे कि जब इतना सारा पहले से ही पड़ा हुआ है तो लोग ऊपर से क्यों लगा रहे हैं? एग्जैक्टली मेरे जहन में वही सवाल आ रहा था। मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया कि जब ऑलरेडी बॉडी में है सिक्रेटेड इतना, और सब कर ही रहा है काम. हाँ, तो फिर क्यों जरूरत है स्किन पे लगाने की हाँ, अलग वही से? ना, मॉलिक्यूल्स पॉपुलर हो जाती है, बट फिर जब उनके ऊपर रिसर्च भी होती है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स भी निकल कर आते हैं. करेक्ट। जैसे जैसे एजिंग होती जाती है तो जैसे फाइबर्स कम होते हैं स्किन के, तो ऑलमोस्ट आधा हाइलुरोनिक एसिड स्किन का बाय द टाइम यू रीच 50 खत्म होता है, हो जाता है ना. सी, सो दीज आर लिटिल लिटिल थिंग्स जो कि इफ़ यू गो इनटू साइंस, हम सब देखते हैं कि फेस में रिंकल्स आना, थोड़ा सा लैक्सिटी होना, लूज होना स्किन का, तो वो साइंटिफिक बेसिस इन छोटी छोटी चीज़ों से निकलते हैं. आई लव हाउ हर बॉडी वर्क्स। It's the most complicated machine, definitely. इट्स अमेजिंग। Every time you get into it, you realize, oh my God, our body thought about it much before we realized. एग्जैक्टली कितनी फार साइटेड है हमारी बॉडी। True, true. So, hyaluronic acid, प्रॉब्लम विद hyaluronic acid is कि जो इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होती हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं. ओके। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बना दी गई कि उनको लगाया जाए स्किन के ऊपर, तो वो छोटी, बहुत स्मॉलर फाइनर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं स्किन के अंदर. बट उसके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि हाइलुरोनिक एसिड अगर आप सरफेस पे लगाएंगे स्किन पे और वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो वो वाटर कहीं से तो एब्जॉर्ब उसको करना ही है, क्योंकि वो उस मॉलिक्यूल की नेचर है. तो राइट। अगर आपकी स्किन ड्राई है, हम्म। मॉइस्चराइज नहीं है, तो हम्म। आपकी स्किन में से मॉइस्चर खींच लेगा. हम्म। और स्पेशली अगर आप ड्राई एरिया में रहते हैं, जैसे कि हमारा लैंड लॉक्ड एनसीआर एरिया है, हम्म। जहाँ पे ड्राई वेदर ज़्यादा रहता है ह्यूमिड की जगह, अनलाइक कोस्टल एरियाज, हम्म। उसको मॉइस्चर से तो एयर से मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो करेक्ट। नमी नहीं मिलेगी, तो वो स्किन की खींच लेगा. तो हाइलुरोनिक एसिड एक बड़ी चैलेंजिंग मॉलिक्यूल है जिसको आप ऐसे ब्लाइंडली नहीं लगा सकते हैं. हम्म। स्पेशली वेरी ड्राई स्किन अगर आप स्टैंड अलोन लगाएंगे तो वो और ड्राई कर देगा स्किन तो को. मतलब अगर हाइलुरोनिक एसिड के साथ कभी ऐसा लिखा है कि फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली फॉर ऑल स्किन टाइप्स। हाँ, इसको लगाने का तरीका अलग है. तरीका अलग जैसे है। अगर बहुत ऑयली है स्किन, ग्रीजी ऑयली एक्नी प्रोन स्किन है, तो उसमें आप हाइलुरोनिक एसिड डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मॉइस्चर करेगा तो आपको एक हाइड्रेशन तो देगा, लेकिन बहुत ऑयली नहीं करेगा. बट अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपको उसको हमेशा मॉइस्चराइज़र के साथ ही पैक इन करके लगाना चाहिए, ताकि आप वॉश करें फेस को, थोड़ा डैम्प फेस के ऊपर आप अपना हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, थोड़ी डैम्पनेस वो वाली अट्रैक्ट कर लेगा वो आपकी स्किन कहीं ना लेके, उसके ऊपर से आप मॉइस्चराइज़र लगा दो. या बेस्ट आप डॉक्टर के पास जाओ और वो तो डॉक्टर से पूछ के एक्सीलेंट फिर है, वो तो लगाओ। एक्सीलेंट है. एग्जैक्ट। इतनी इन्फॉर्मेशन हम भी दे देते हैं, हाँ। हम लोग मिलके दे देते हैं सब, बट जेन्युइनली लोग कंफ्यूज हो जाते एक्चुअली हैं. प्रॉब्लम यही है, वन ऑफ द मेजर रीज़न कि हम लोगों ने ये पर्टिकुलर एपिसोड डिसाइड किया इज़ बिकॉज अब मार्केट में आउट देयर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और सबके नेचर एसिडिक हैं, बेसिक है, अलग अलग तरह के नेचर्स हैं. विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपकी स्किन पे क्या कैसे वर्क कर रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप एक प्रोडक्ट जस्ट चूज करो एंड यू स्टार्ट स्टार्ट पुटिंग. अप्लाइंग.
यू डोंट नो कि एक पॉइंट तक मे बी शॉर्ट टर्म में वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, बट हम्म लॉन्ग टर्म में वो क्या डैमेज कर दे क्या ना कर दे। कुछ वक्त पहले ही डॉक्टर एक इवन एक खबर आई थी कि बालों में लगाने वाले जो सीरम्स है उसमें कार्सिनोजेनिक जो चीज़ें हैं हम्म वो देखने के लिए मिली। तो कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब आप इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो आपको देखना चाहिए कि ये कंपोनेंट इसके अंदर नहीं है या है? सी देखो, जब भी आप कुछ लें पहले उससे पहले आई वुड से कि आप ये समझ लें कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। हुँ, क्योंकि स्किन हम अगर मेजरली डिवाइड करें तो ड्राई या फिर ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन या सेंसिटिव स्किन, मेजर 4 टाइप्स की होती है। तो आप सब लोग सब प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते। सो आपको एक तो अपनी स्किन के हिसाब से उठाना है। अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपको और एक्स्ट्रा कॉशियस होना है। बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स जैसे कि विटामिन सी है, या जैसे अब अभी हम ये ग्लाइकोलिक एसिड की बात करेंगे, या इसी तरह से कई और AHAs भी होते हैं। ये चीज़ें बिकॉज़ एसिडिक नेचर की होती हैं, ये स्टिंग करती हैं आपकी स्किन के ऊपर। तो आप लगाते हैं, कुछ रैश हो जाता है, आप डर जाते हैं, या उसके ऊपर कुछ और लगा लेते हैं। तो चीज़ें जो एक नॉर्मल स्टेटस इक्विलिब्रियम चल रहा होता है स्किन का, वो बिगड़ जाता है। इसी तरह से जैसे हमने हाइलुरोनिक एसिड के लिए कहा कि हमने बहुत पॉपुलर है, लगा लिया, बट उसने पता चला स्किन को और ड्राई कर दिया। या कई बार अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है, यंग बच्चे हैं, 20s लेट टीन्स हैं, या अर्ली 20s में बहुत ग्रीजी ऑयली स्किन है कि उन्हें टोनर भी लगाना पड़ता है उसको शाइन कम करने के लिए, पिंपल्स के लिए आप कर रहे हो, तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड लगाने की ज़रूरत ही क्या है, देखा जाए तो। बट बिकॉज ट्रेंड में है तो पीपल पुट अप, फिर पिंपल्स के ब्रेकआउट हो जाते हैं, फिर उसके लिए कुछ लगाया, फिर वो पूरा खिचड़ी मच जाती है। सो आप अंडरस्टैंड करिए आपकी स्किन कैसी है। अगर उसमें कोई सीरियसली इश्यूज़ हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, प्रोडक्ट्स आसानी से सूट नहीं करती है, या बहुत ड्राई डैमेज स्किन है, या पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज़ मोस्टली कैटेगरी जो ये चीज़ें लगाती हैं वो इसी एज ग्रुप में होते हैं कि एक्ने प्रोन स्किन काफ़ी रहती है, करेक्ट। रोज़ेशिया है, ऐसी कोई चीज़ है, तो आप बेटर है कि आप अपना वो वाला ट्रीटमेंट अपने एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लीजिए। अपनी स्किन को थोड़ा-सा सेटल कर लीजिए, और डूज़ एंड डोंट्स जो है उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। अगर आपको एक करेक्ट मॉइस्चराइज़र मिल जाता है, करेक्ट क्लेंज़र मिल जाता है, आपके पिंपल्स कंट्रोल में हो जाते हैं, देन यू आर सेट। या आप नेक्स्ट मोस्टली मैं स्किन केयर को इसी तरह से डिवाइड कराती हूँ कि आप पहले बेसिक्स क्लियर करिए, जिसमें कि आप अपना फेस वॉश चूज़ करिए, अगेन स्किन टाइप के हिसाब से, हुँ, मॉइस्चराइज़र चूज़ करिए, एक अच्छी सनस्क्रीन रखिए, जो कि आपकी स्किन टाइप और आपकी आउटडोर इंडोर कैसी एक्टिविटी है, एक्सपोजर है, उस हिसाब से हो। जब ये चीज़ें सेट हो जाएं, फिर सेकंड रहता है कि आपके कंसर्न्स क्या हैं। हुँ, अब कई लोगों को आते हैं, पेशेंट्स को बहुत झाइयाँ होती हैं फेस के ऊपर, या पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, या इरिटेटेड रोजेशिया वाली रेड ब्लॉची स्किन होती है, और उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, मैम विटामिन सी लगा लें हम इसके ऊपर, या नाइसिनामाइड, बिकॉज आलिया भट्ट ने बताया था हमें, और उसकी स्किन बहुत अच्छी है तो उससे मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, या मैंने इतना सब लगाया नहीं हुआ। सो द थिंग इज़, क्या आपके कंसर्न्स के लिए ये एजेंट सफिशिएंट है या नहीं, वो आपके डॉक्टर बता पाएंगे। हुँ, नाइसिनामाइड मैंने जैसे कि बताया, पिगमेंटेशन में बहुत ही माइल्ड है, एक्ने में बहुत ही माइल्ड है, हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, एक बार आपकी वो चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं और आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए तो डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। तो आप पहले इश्यूज कराइए, उसके बाद आप इन स्पेशलाइज्ड सीरम्स पे आइए। इट्स लाइक जैसे आप बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को ट्रीट करते हैं कि अगर कहीं पे कोई परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप पहले जाके डायग्नोस करवाते हैं कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है, एंड हम्म देन यू स्टार्ट टेकिंग द रूटीन ऑफ मेडिसिन्स एंड एवरीथिंग। सिमिलरली वी हैव टू ट्रीट द स्किन द सेम वे। सेम वे। राइट। ग्लाइकोलिक एसिड हमारा लास्ट बचता है, तो ग्लाइकोलिक एसिड पे बताइए कि कैसे काम करता है, क्या ज़रूरी होता है, नहीं होता है, कैसे इसको हैंडल किया जाना चाहिए? इससे पहले मैं एक चीज़ बताना सोच रही थी, बट वो रह गया दिमाग से, कि हाइलुरोनिक एसिड का हम बोलेंगे कि ये तो बहुत ड्राई करता है, कैसे यूज़ करें इसका, तो कोई लग रहा है बड़ा ट्रिकी सा मॉलिक्यूल है। इसको आप अपनी कोई इवेंट है, आप बाहर जा रहे हैं एज अ मेकअप बेस,
एक ड्राई मतलब स्किन है जो कि थोड़ी डल लगती है, उसके ऊपर आप वेल मॉइस्चराइज़र के साथ इसको आप लगा लें, तो ये एक फिनिशिंग दे देता है। ओके। फिलर की तरह काम करता है, ठीक है? ऑल्दो फिलर्स इंजेक्टेबल होते हैं, जिनको हम हाइलुरोनिक एसिड की मॉलिक्यूल्स को स्किन के अंदर इंजेक्शंस के साथ डालते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स एज़ अ फिलर यूज़ करी जाती हैं, जो लिफ्टिंग और स्किन की कॉन्टूरिंग के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ स्किन बूस्टर्स होते हैं, जो फाइनर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, जो स्किन में एक तरह की इंटरनल हाइड्रेशन देती हैं। जो हाइलुरोनिक एसिड हम सीरम की बात कर रहे हैं, वो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं एज़ अ मेकअप बेस। हुँ। रही बात ग्लाइकोलिक एसिड की, है ना? तो बहुत साल पहले हम लोग ने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा कि क्लियोपैट्रा वाज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल राइट। woman in the history, and she used to take bath with lot of fruit acids, milk, हाँ, है करेक्ट। ना? हमने अपनी ग्रैंड मदर से भी सुना है कि आप दूध से साफ कर लीजिए, उसमें जैसे लैक्टिक एसिड होता है, वो भी एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। इसी तरह से ग्लाइकोलिक एसिड भी एक फ्रूट एसिड है। देर आर फ्रूट्स आर मेड अप ऑफ लॉट ऑफ एसिड्स, जैसे मैलिक हुँ। एसिड एप्पल से आता है, लैक्टिक एसिड मिल्क से हुआ, तो ग्लाइकोलिक एसिड मोस्टली शुगर केन एक्सट्रैक्ट्स का होता है। अच्छा। ऑब्वियसली अब इनको हम लोग कल्चर करके लैब में अगेन मॉलिक्यूलर रिसर्च से क्या बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, क्या सेफ्टी प्रोफाइल है, क्या पीएच है, यूज़ करते हैं। बट ग्लाइकोलिक एसिड जो एक्चुअली काम करता है वो लो पीएच पे काम करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ में लेस देन 4 पीएच पे अच्छा काम करता है। अच्छा। बट इस पीएच पे वो बहुत स्टिंग भी करता है, हुँ। ठीक है? और हर पेशेंट को सूट ना करे ऐसा हो सकता है। और जो इसकी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन इफ़ेक्टिव होती है वो अराउंड 10 टू 20% के बीच में होती है, जो कि आप वैसे तो हायर कॉन्सेंट्रेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम यूजुअली पील्स में यूज़ करते हैं। जैसे हम अच्छा। मेडिकल ग्रेड पील्स करते हैं, उसमें हम शॉर्ट कॉन्टैक्ट के लिए हुँ। वेरी गुड क्वालिटी, जैसे 70% ग्लाइकोलिक एसिड, 50% हम हमारी पील्स में यूज़ करते हैं। तो एक शॉर्ट कॉन्टैक्ट में 10 मिनट, 5 मिनट डॉक्टर ने लगाया, आपको आगे फिर उसका जो भी बेनिफिट आना है तो अच्छा बेनिफिट आता है। बट होम यूज़ में लोअर कॉन्सेंट्रेशंस अप टू 15% अप्लाई कर सकते हैं, बट हमेशा छोटी कॉन्सेंट्रेशन से यूज़ करना चाहिए इसको। फेस वॉशेस में भी आजकल डाला गया, ऑल्दो आई करेक्ट। फील कि उसमें वो थोड़ा सा इरिटेबल कर देते हैं स्किन को, हुँ। बेटर नॉट टू यूज़। बट सीरम्स में सैंडलोन भी है और बहुत सारी मेडिकेशंस के साथ भी। इसका जो मेन रोल होता है वो को स्किन की साइकिल को, स्किन डिफ्रेंसिएशन को ठीक करने में होता है। कि हमारी स्किन के जो सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स, जो ऊपर की स्किन की लेयर होती है, वो कॉन्स्टेंटली रिन्यू होती रहती है, झड़ते रहते हैं सेल्स, नए आते रहते हैं। ये स्किन रिन्यूअल विद एज स्लो डाउन कर जाता है। स्किन सेल्स उतनी जल्दी झड़ते नहीं हैं। तो आप इमेजिन करिए कि प्लम्प जूसी ग्रेप्स की तरह नीचे की लेयर्स हैं स्किन की, ऊपर आते आते वो अपना फ्लैटन होते जाते हैं। तो ऊपरी स्किन लेयर्स जैसे स्किन वेफर्स होते हैं, पोटैटो वेफर्स की तरह हो हुँ। गई। अब अगर डेड सेल्स इतने सारे स्टैकअप होते जाएंगे तो वो लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, डल लगेगी। अगर उसमें टैनिंग हुई है, पिगमेंटेशन हुई है, कोई भी डैमेज हुआ है, तो वो भी वहीं बैठा रहेगा। इसलिए एज यू एज यू फील कि मेरा तो टैन जल्दी जाता ही नहीं है। छोटे बच्चों की स्किन इतनी अच्छी लगती है क्योंकि स्किन साइकिल बहुत फास्ट होती है। तो हुँ। ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है कि डेड सेल्स जल्दी निकलें, जो हैं अननेसेसरी स्टैकअप हुए हुए न्यू सेल्स की रीग्रोथ हो। तो एक तो ये एस्पेक्ट है, और यही एस्पेक्ट कई बार तंग भी करती है जब आप उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हाई पीएच के साथ लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सफोलिएशन होएगी तो स्किन सेंसिटिव भी हो जाती है। हुँ। इनफैक्ट मेरे पास कई बार रिसेंटली ऑल्सो पीछे 1-2 पेशेंट्स आए थे, बच्चे थे, दे वर यंग कॉलेज गर्ल्स एंड दे कम विद देयर, वन ऑफ देम हैड कम विद हर मदर, एंड द मदर वाज कंसर्न कि ये बहुत अच्छे से सब कुछ स्किन केयर कर रही है, बट इसकी स्किन और ख़राब होती जा रही है, इचिंग रहती है, रैशेस रहते हैं, एंड देन शी वाज कैरिंग अ होल बैग ऑफ प्रोडक्ट्स दैट शी वाज यूजिंग। एंड पता नहीं कहाँ से उन्होंने अपना जो भी देखा होगा, तो उसके फेस वॉश में ग्लाइकोलिक एसिड था, ग्लाइकोलिक एसिड का सीरम अलग से था, कोई एक वो क्रीम लगा रहे थे जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड था, फिर कोई वो वीकली स्टफ लगा रहे थे जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड था। तो वो मतलब स्किन बेचारी कितना पील होगी ना, तो एक्सफोलिएट होकर इरिटेबल हो गई। तो एक तो हमारा रिन्यूअल हो गया, दूसरा ये इनडायरेक्टली डर्मिस में जाकर स्किन एजिंग में भी हेल्प करता है, कोलाजन रीमॉडलिंग। और इसी के साथ साथ ये पिगमेंटेशन, टैनिंग, मेलानिन सेल्स को निकालना, हुँ। रिड्यूस करना, उसमें भी हेल्प करता है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स ऑन आवर स्किन।
एक सवाल जो मेरे ज़हन में था क्योंकि सारी जितनी भी जगह है जैसे आप बता रहे थे कि कुछ जगहों पे गर्मी ज़्यादा है, कुछ जगहों पे ठंडक ज़्यादा है। तो आई थिंक कि सभी बचपन से लेके अभी तक सबकी स्किन अपने देश के अपनी जिस जगह वो रहते हैं, उसके टेम्परेचर, उसके मॉनसून, उसके मौसम के हिसाब से तैयार होती है। लोगों में कोरियन स्किन का काफ़ी ट्रेंड है यस, कि आई यस। वांट दैट फ्लॉलेस स्किन। डू यू थिंक कि वो ट्रेंड हमारे लिए भी फॉलो करना प्रैक्टिकल है? देखो, अच्छी स्किन केयर अगर आप समझ के फॉलो करोगे तो लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट डेफिनेटली देगी। हुँ। जैसे कि रेगुलर सनस्क्रीन लगाइए आप। उसके ऊपर हम कभी और बातचीत करेंगे कि कैसे लगानी है, बट आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन में टैनिंग, पिगमेंटेशन और एजिंग लॉन्ग टर्म, आप ऐसे नहीं कि मैंने लगाया 1 महीना कुछ नहीं हुआ, लॉन्ग रन ओवर इयर्स यू विल फील इट्स बेटर। सिमिलरली आपके चाहे ग्लाइकोलिक एसिड ले लो, इसी तरह से हमारी एक एंटी एजिंग का प्रोडक्ट होता है जो रेटिनॉल होता है, वो बिल्कुल अच्छे से एंटी एजिंग करते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट्स काम करते हैं। बट अगर हम कहें कि हमारा कोरियन स्किन सी, उनका जेनेटिक टाइप डिफरेंट है हमारे एग्ज़ैक्टली। से, तो हमारी स्किन का कलर, हमारी जहाँ हम रहते हैं, वी आर क्लोज टू इक्वेटर, हमारी जो स्किन है उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा पड़ती है। सो स्किन अडेप्ट हो गई है, इसे कहते हैं अडेप्टेशन और एवोल्यूशन। आप ज़्यादातर देखेंगे जितनी भी कंट्रीज़ इक्वेटर के आसपास हैं और उनको आप कंपेयर करेंगे जो नॉर्थ पोल के पास हैं, आप जो लोग यहाँ रहते हैं और वहाँ रहते हैं उनके कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस है। वो हुँ। डिफरेंस क्यों है? ये अडेप्टेशन के कारण है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे फेस के ऊपर पड़ती हैं, स्किन पे पड़ती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन में डैमेज करके कैंसर करने की कोशिश करती हैं। सो ओवर इयर्स अगेन ह्यूमन बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अडेप्ट हो गया है कि यहाँ पे मेलेनिन ज़्यादा होना चाहिए, ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो वो रेशियली ऐसा ही बन गया है स्किन। हुँ। और यही अगर आप जहाँ पर सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, वहाँ स्लांटिंग आती है, इनफैक्ट कई जगह पे तो 6-6 महीने धूप ही नहीं आती है, तो वहाँ पर स्किन का पिगमेंट कम रहता है कि थोड़ी धूप तो ज़रूरी है, विटामिन डी बनना है, 10 चीज़ें होनी है, तो इसलिए अडेप्टेड ही स्किन का कलर लाइट होता है। तो हम उस सच्चाई से नहीं बच सकते। इनफैक्ट बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो अपने स्किन कलर को लेके बड़े परेशान होते हैं। सो सी हम नेचर से नहीं खेल सकते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपके जो एरियाज़ हमेशा ढके रहते हैं, जैसे आपकी चेस्ट है, उसका कलर कैसा है। अगर वो फेस से मिलता जुलता है तो हम उसको कितना ठीक कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। बट अगर सन रिलेटेड है तो हम कुछ हद तक उसको अपनी सन प्रोटेक्शन करके बचा सकते हैं उसको, बट लाइट नहीं कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट हमें ये भी समझना चाहिए, आई दिस इज़ हाउ आई एक्सप्लेन माई पेशेंट्स के यू शुड थैंक नेचर कि आपको पता नहीं है कि हमारी कंट्री में स्किन कैंसर्स जो मेलेनोमाज होते हैं, मैलिग्नेंट मेलेनोमाज जो कि यूवी रेस से होते हैं, वो ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ हैं। अनहर्ड। बहुत अनहर्ड, सुने ही नहीं है, इतने हुँ, कम हुँ। होते, रेयर है, रेयरेस्ट कैंसर्स हैं। आप किसी से भी बात करिए स्किन कैंसर की तो ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता, और किसी कैटेगरी चाहे लंग कैंसर है, करेक्ट। ब्रेस्ट कैंसर है, जो भी फ्रीक्वेंसी कम है कम यहाँ। है। बट अगर यही आप बिल्कुल वाइट स्किन की तरफ जाएं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन स्किन है या नॉर्वे, स्वीडन, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहाँ पे मेलेनोमा सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर्स हैं, बिकॉज सन प्रोटेक्शन के लिए पिगमेंट कम है वहाँ पर। तो हम ये समझे कि मतलब एक तरह से ब्राउन स्किन होना इट्स अ बून फॉर अस बिकॉज़ इट्स नॉट जहाँ हम समथिंग रहते हैं वो उसके लिए अडेप्टेड है। अडैप्टेड है और वो हमें बहुत तरह की चीज़ों से बचा रहा है इंक्लूडिंग कैंसर। यस, यस। हुँ। तो कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं और क्योंकि आपने इस सवाल की शुरुआत में ये कहा था कि एक हेल्दी स्किन होना तो अच्छी बात है। हेल्दी स्किन के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए डॉक्टर हमारे लिए? सी हेल्दी स्किन के सबसे अच्छा जो पैरामीटर है वो ये है कि आपकी स्किन इरिटेबल नहीं है। हुँ। आप जनरली जो अपना रूटीन फॉलो करते हैं उससे आपको इचिंग नहीं होती है, अननेसेसरी ड्राई नहीं हो रही है, रेड नहीं हो रही है, दाने फुंसी नहीं बन रहा है, खुजली ज़्यादा नहीं रह रही है, वेल मॉइस्चराइज्ड है, सॉफ्ट है, और एज सच कोई ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, मेरे हिसाब से वो स्किन हेल्दी है। अब इसको हम एज अप्रोप्रिएट हेल्दी स्किन भी कह सकते हैं। अब जैसे एक
60 ईयर ओल्ड पर्सन को लें और हम बोलें इनकी स्किन ढीली है, इसमें बहुत सारे रिंकल्स हैं और ये उतनी ज़्यादा इसमें चमक नहीं है, तो वो भी हेल्दी है फॉर दैट एज ग्रुप। तो सिमिलरली बच्चों की स्किन है, उसमें ज़्यादा टर्जिडिटी होएगी। यूथ में एक्नी रहती है, तो अगर आपकी स्किन में एक्नी है तो आई वुड से उसको ट्रीट कराइए, और अगर ट्रीट होकर आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं तो दैट इज़ अ हेल्दी स्किन। हम्म इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 50 प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं तो ही आपकी स्किन हेल्दी होएगी। इसके लिए भी मैं पेशेंट्स को एक एग्जांपल देती हूँ कि कितने लड़के हेल्दी स्किन रूटीन करते हैं, है ना? आई डाउट, वी ऑल नो दैट। हाउ मेनी ऑफ देम हैव अ बैड स्किन? नॉट रियली, नॉट रियली, नॉट एग्जैक्टली। रियली, नॉट रियली। बल्कि ये क्योंकि आप बता रही हैं स्टोरी, तो जस्ट लड़कियों में हमेशा ये कंपटीशन ही रहता है कि कैसे लड़कों की स्किन जो है वो हमसे बेटर है, इवन दो हम दे लोग कई सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बट द गाइज लाइक अच्छी नेचुरल नॉर्मल बढ़िया स्किन है। हाँ, तो कैसे? जेनेटिकली तो ह्यूमंस ही है ना हम सब, हाँ, ऐसे तो नहीं है कि गर्ल्स में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो कई बार जो हम बात कहते हैं ना कि नेचर को हील होने दो हम्म और सेल्फ हीलिंग में छोड़ने दो, उसमें सच्चाई रहती है। तो इसीलिए मैं वही बात दोबारा से कहूंगी कि 3 ही चीजें बेसिक हैं: हम्म क्लीनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन। इवन जो वो CTM रूटीन कहते हैं ना कि भाई मैं तो CTM नहीं फॉलो कर रही हूँ मैम, करूँ, टोनर्स भी सबके लिए ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली। सो अगर आप ये फॉलो कर रहे हो और आपको कोई इश्यू नहीं है, आप अपना हेल्दी खाओ। हमने लगाने की तो बहुत बात कर ली है, बट स्किन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि हम क्या खा रहे हैं, हम कितना सो रहे हैं। बच्चे आते हैं, अंडर आई सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं हम्म और स्क्रीन टाइम तो एक्सेसिव है ही है। तो जब स्लीप डेप्राइव्ड रहेंगे, डाइटिंग बहुत ज़्यादा रहेगी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रहेंगी बिकॉज ऑफ इरेगुलर फूड एंड डाइटरी चॉइसेस, तो डेफिनेटली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर स्किन ऑल्सो। हम्म सो ये बेसिक। मैं एक्चुअली जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए पर्टिकुलरली रिसर्च कर रही थी, इवन उससे पहले भी इन जनरल जब हम लोग पढ़ते हैं, तो इट्स लाइक कि कैसे सीरम्स या टोनर्स या एक्सफोलिएटर्स इन सारे प्रोडक्ट्स में उलझकर हम एक बहुत बेसिक बात ये भूल जाते हैं कि आपकी स्किन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है अच्छा खाना, हाइड्रेटेड रहना, पानी पीना और सोना टाइम पे, और स्ट्रेस फ्री रहना, और अपने आप को स्ट्रेस फ्री खुश रहना, रखना। खुश रखना। हाँ, बेसिक लाइफस्टाइल वाले जो इश्यूज आपके हैं वो कैसे आपकी स्किन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिस पे हम ज़रूर पॉडकास्ट करेंगे। पक्का एक पक्का। लास्ट मैसेज डॉक्टर, जो आप स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अराउंड अवेयरनेस देते हुए देना चाहती हैं। हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स डिस्कस किए, उसमें से आई एम श्योर बहुत लोग अपने आप से भी लगाते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक डेली रूटीन के हिसाब से बताना चाहूँगी कि आप एज वी डिस्कस के पहले आप अपना स्किन टाइप पहचान लीजिए। तो जो भी आपका अप्रोप्रिएट वॉश है उसको आप यूज़ करिए 2 बार, सुबह और शाम। स्किन को मॉइस्चराइज करिए। अब मॉइस्चराइजेशन बदल सकती हैं। एक एल्डरली पेशेंट के लिए जिसकी स्किन बहुत ड्राई है, थिक क्रीमी मॉइस्चराइजर्स हो सकते हैं। यंगर ऑयली स्किन में हम लाइट मॉइस्चराइजर्स, वाटरी मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बीच में हम, और ऑफ कोर्स सनस्क्रीन, तो हम ये सीरम्स कहाँ घुसाएं? हम्म प्रॉब्लम यहाँ आती है, हम अलग से 10 चीज़ें ले लेते हैं, उसको 10 दिन लगाते हैं और फिर छोड़ देते हैं करेक्ट। और फिर बोलते हैं या तो बेकार है या मुझे समझ नहीं आ रहा है या कुछ रैश हो गया, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम्म सो आप ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढिए अगर आपके इश्यूज सॉर्टेड हैं, इश्यूज और कंसर्न्स जो हैं जिनमें कुछ चीज़ें मिक्स्ड होती हैं। जैसे मॉइस्चराइजर्स में आपको हाइलुरोनिक एसिड वैसे ही मिल जाएगा, बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स में होता है, क्योंकि मैंने बताया वो ड्राई करता है। तो इन मॉइस्चराइजर्स में ये जो हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है, वाटर खींचने वाला एजेंट है हाइलुरोनिक एसिड, उसके साथ इमोलिएंट्स डले होंगे जो मॉइस्चराइज अपने आप से ही करते हैं, हम्म और ऑक्लूसिव्स डले हुए होंगे जो वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देंगे। जो उसको उस तरह बैलेंस कर रहे हाँ, हैं। तो वो एक कंप्लीट हो गया। और बहुत मॉइस्चराइजर्स में नाइसिनामाइड भी डला हुआ होता है। हाँ एग्जैक्टली। तो आपका काफ़ी कुछ तो यही सॉल्व हो गया। हम्म अब आते हैं हम सनस्क्रीन पर। आप कोशिश करिए कि अपनी सनस्क्रीन को मॉइस्चराइजिंग वाली सनस्क्रीन मत उठाइए, अच्छा। क्योंकि आप धूप में जाते हैं, हम्म बाहर निकलेंगे तभी तो लगाएंगे सनस्क्रीन। करेक्ट। अगर वो थिक और ग्रीजी होगी कि भाई मैं कौन लगाए 2 चीज़ें, इसमें सनस्क्रीन भी है, इसमें विटामिन सी भी डला हुआ है, इसमें मॉइस्चराइज़र भी डला हुआ है,
तो आपकी स्किन के ऊपर वो कुछ भी काम नहीं करेगा। ओके। मॉइस्चराइज होगा ज़्यादा होगा, आप स्किन में एटलीस्ट हाफ अ टीस्पून सनस्क्रीन लगाना होता है, तभी वो एक एडिक्वेट कवर बनाता है फेस के ऊपर। अच्छा। आपने उतना लगाया तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, पता चले हम्म। दूसरे दिन पिंपल्स आ गए। तो अपना सनस्क्रीन यूजुअली आप लाइट रखो, थोड़ा एक्वस बेस या वाटरी बेस का रखो, और मॉइस्चराइज़र आप अपनी चॉइस का ले लो पहले। और अगर आपका विटामिन सी आपने लगाना है साथ में, तो ये ध्यान रखो कि वो स्टिंग कर सकता है, तो आप एक्नी पर मत लगाओ। बहुत ज़्यादा एक्नी है तो उसको ट्रीट कराओ, बेचारा विटामिन सी क्या करेगा उसके साथ में, वो करेक्ट। ठीक हो जाए तो आप उसको पहले उसे लगा लो बिफोर यू पुट योर मॉइस्चराइज़र, क्योंकि वो डैम्प स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छे से। इसी तरह से जैसे नाइट रूटीन है, नाइट रूटीन में आप अपना ऑब्वियसली फेस वॉश करिए, और मॉइस्चराइज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लगा सकते हो, और एज अप्रोप्रिएट, जैसे एक्नी है तो आपको एक्नी सीरम्स वगैरह जो भी दिए गए हैं लगाने के लिए, उनको आप लगाइए। एंटी एजिंग के लिए जैसे रेटिनॉल बेस्ड सीरम्स होते हैं, उसको आप अपना लगाइए। तो उसको मॉइस्चराइज़र के साथ कंबाइन करके लगाइए, कि आपने मॉइस्चराइज़ किया, अपना सीरम लगाया, एंड देन यू लीव इट, बिकॉज सनस्क्रीन रात को ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड कहाँ से आएगा? बहुत लोग और भी हैं, सैलिसिलिक एसिड है बड़ा, वो भी बड़ा सैलिसिलिक फेमस एसिड है, है। आज हमने डिस्कस नहीं किया। सो अब जो जो चीज़ें आपकी स्किन को इरिटेट करती हैं, जैसे रेटिनॉल से भी इरिटेशन हो सकती है, हम्म। विटामिन सी तो हमने चलो अलग टाइम पे लगा दिया, आपने ये इकट्ठे लगा दिए ग्लाइकोलिक और विटामिन सी, तो इट्स अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर, बिकॉज हम्म। दोनों पोटेंशियल रखते हैं इरिटेट करने का, तो आप हम्म। स्प्रेड आउट करके लगाओ। अब ग्लाइकोलिक एसिड को आप दिन में मत लगाइए, उसमें धूप में फोटो सेंसिटिविटी का डर रहता है। तो आप डेज डिवाइड कर सकते हैं कि आप हफ्ते में आपने 1 या 2 दिन ग्लाइकोलिक लगा लिया, बाकी दिन आपने रेटिनॉइड लगा लिया। बेसिकली आपको काफ़ी कॉन्शियसली हम्म। समझते हुए कि कौन सा कैसे काम करता है, और इतना मतलब अगर लोड नहीं लेना है तो सिंपली जस्ट गो टू अ डॉक्टर एंड आस्क देम कि क्या एंड रूटीन आई किया जा वुड सकता है। से दैट, आई नो हमारा ट्रेडिशनल थिंकिंग रहता है कि जब हम बीमार हों तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बट जितना स्किन केयर एज अ साइंस इवॉल्व कर गया है, तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। आप अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहते हैं, आपको कोई भी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप अपना स्किन एनालिसिस कराकर एटलीस्ट अपने लिए करेक्ट प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि 6 मंथ्स लेटर यू रियलाइज या तो मेरे प्रोडक्ट्स काम नहीं करे, या कुछ मुझे प्रॉब्लम हो गई, तो आप करवा लीजिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि बार बार जाना है, आपको कभी इशू हो तो आप मिल सकते हैं। और बहुत बार ऐसी चीज़ें हैं कि हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इन प्रोडक्ट से, एग्जैक्टली। तो हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट, आजकल तो इतनी सारी नई चीज़ें हैं जो आप एडिशनल करा सकते हैं, आप पील्स ले सकते हैं, इतने सारे लेज़र्स हैं, स्किन रीसर्फेसिंग होती है, माइक्रो नीडलिंग है, हमारा अल्ट्रासाउंड्स यूज़ होते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज़ होती हैं स्किन टाइटनिंग के लिए, बूस्टिंग के लिए। तो वो सब चीज़ें हो सकता है कि आपके ट्रीटमेंट और आपका जो गोल है आप अचीव करना चाहते हो, उसमें आपको और अच्छे से हेल्प कर सके। सो मतलब अवेयरनेस अच्छी रहनी चाहिए, दैट अवेयरनेस इज़ की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने जितने भी अपने एपिसोड्स किए हैं, आई रियलाइज्ड कि बॉडी का कोई भी ऑर्गन है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस। एंड आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि आप साल में एक बार उस जो भी आपका गोल है उससे संबंधी डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवाएं कि भाई क्या परेशानी है, और परेशानी नहीं भी है तो कैसे क्या बेटर किया जा सकता है, एंड मेंटेन किया जा सकता अवेयरनेस है। का सोर्स बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे बहुत ट्रेंडिंग में रील चलती है कि दिस इज़ माय नाइट रूटीन, दिस इज़ माय डे हाँ, अब रूटीन। यू विल हैव एक्ट्रेसेस, यू कैन हैव सम सोशल मीडिया ट्रू। इन्फ्लुएंसर्स और पार्लर पीपल and lot of non-dermatology doctors also हम्म। and non-doctors also, जो बहुत ज़्यादा स्किन केयर के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, हम्म। एंड बिकॉज दे आर वेरी पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ रीच टू पीपल, उनको लोग सुनते हैं और समझते हैं और उसी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं साइंस तो उसमें ऑब्वियसली मिसिंग है। सो इट इज़ गुड कि आपका सोर्स क्या हो, क्रेडिबल और सोर्स। मे तो बी ऐसा भी कि शायद जो इन्फ्लुएंसर आपको बता रहा है कि ये प्रोडक्ट इस तरह यूज़,
शायद वो अपने डॉक्टर से पूछ कर आया हो हाँ, और तब वो बता रहा हो। वो उनकी स्किन के लिए करेक्ट हो। करेक्ट हो, और वो एग्जैक्टली। जो कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही हो, लेकिन वो एग्जैक्टली। उनके लिए सही हो, आपके लिए हाँ, ना सही आपकी हो। स्किन का टाइप डिफरेंट हो सकता है, टेक्सचर डिफरेंट हो सकता और है, इवन क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। जैसे विटामिन सी की अगर आप सीरम्स की आप मार्केट में कॉस्ट देखेंगे, तो बहुत रीज़नेबल से लेकर काफ़ी एक्सपेंसिव वाले भी अवेलेबल हैं। करेक्ट। तो बहुत बार जैसे विटामिन सी की बॉटल डार्क होनी चाहिए, उसको आपको सनलाइट से दूर रखना चाहिए। अच्छा। और एक बार खोल ली तो वो बहुत जल्दी 2-3 महीने में उसको रैप इट अप। हम्म। उसका कलर ब्राउन हो गया है, ऑरेंज हो गया है, आप उसको लगा रहे हैं तो वो हो सकता है एलर्जी करके और डार्क ही कर दे स्किन को। सो कौन सा उठाना है आपको, सीरम उठाना है, क्रीम उठाना है, तो वो रिसर्च करके करिए। आपने लगाया तो विटामिन सी, बट आप पे काम नहीं करा, तो हो सकता है जो आपने विटामिन सी सीरम उठाया वही ठीक नहीं था आपके लिए शायद। तो अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए बेस्ट सूटेड है और या नहीं है, इस पे आज हमारी विस्तार से बातचीत हुई डॉक्टर सीमा से। अगले एपिसोड में हम लोग डॉक्टर सीमा के साथ ही स्किन पे थोड़ी और भी बातचीत करेंगे, क्योंकि एक एपिसोड तो काफ़ी बिल्कुल भी नहीं है स्किन बिल्कुल भी केयर के नहीं लिए। है। सनस्क्रीन के ऊपर मुझे बहुत विस्तार से बात करनी है। हाँ, तो सनस्क्रीन। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं radio@aajtak.com पे। मैं हूँ आपके साथ चेतना काला। नमस्कार।